एक गांव में दिनेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में गाजर उगाया करता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक साधु आता है। आइए साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बच्चा, बस थोड़ा पानी पिला दो, वही बहुत है। साधु के कहने पर दिनेश उन्हें पानी पिलाता है और फिर वो कुछ देर आराम करने के बाद दिनेश के पास जाता है और अपनी जेब से कुछ दाने निकालकर दिनेश को देते हुए कहता है, बच्चा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कुछ दाने हैं, तुम इन्हें रख लो। ये दाने मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। दिनेश उन दानों को छोटे से कपड़े में बांधकर खेत के एक कोने में ले जाकर रख देता है और फिर अपने घर चला जाता है। पुष्पा, इस साल गर्मी में तो गाजर से कुछ खास कमाई नहीं हुई, जिसके कारण साहूकार का कर्जा भी नहीं चुका पाया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश अपनी पत्नी पुष्पा से ये कह रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी मुकेश उसके घर आता है। अरे दिनेश भाई, मैं तेरे घर एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो भाई मुकेश, किस काम से आए हो? दिनेश, मैंने देखा कि इस साल तेरी गाजर की खेती अच्छी नहीं हुई है, और तो और तूने अभी तक साहूकार का कर्जा भी नहीं चुकाया। हाँ, ये तो है भाई, इसीलिए मैं तेरा खेत किराए पर लेना चाहता हूँ। किराए के पैसों से तू साहूकार का कर्जा चुका देना। मुकेश की बातें सुनकर दिनेश हैरान रह जाता है। मगर मैं तुम्हें अपना खेत किराए पर क्यों दूं? मैं भी एक किसान हूँ और मुझे खेती करने के सिवा और आता ही क्या है। देख, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर तू मुझे अपना खेत दे देगा तो मैं साहूकार को तेरा पूरा कर्जा चुका दूंगा। अब तू अगर मुझे अपना खेत नहीं देना चाहता है तो मैं और क्या कहूँ, आगे जैसे तेरी मर्जी। ये कहकर मुकेश चला जाता है। उसके जाने के बाद दिनेश की पत्नी उससे कहती है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला जी? मुकेश को देखो कितनी मीठी बातें कर रहा है। हमारे खेत को किराए पर लेने के लिए ही मीठा बन रहा है। हाँ छोड़ो, अब जो जैसा है वो तो वैसा ही बोलेगा ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिनेश अपने खेत में जाकर गाजर बोने की तैयारी करता है। तभी वहाँ मुकेश आता है। दिनेश भाई, मेरे पास बहुत सारे बीज बच गए हैं, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बता देना। भाई जरूरत तो है, पर अरे जरूरत है तो ले लो, बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें बहुत सस्ते में भी दे दूंगा। सस्ते के लालच में आकर दिनेश उसे बीज लेकर अपने खेत में वो देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बीज में से पौधा तो दूर की बात, जमीन तक खराब हो रही थी। दिनेश ये सब देखकर दुखी हो जाता है और वो चिंता में पड़ जाता है। ये क्या, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपना खेत मुकेश को किराए पर दे देता, कम से कम साहूकार का कर्जा तो चुका देता। ये सोचते हुए वो उदास होकर खेत के कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे साधु के द्वारा दिए गए दानों की पोटली नजर आती है। अरे, मैं तो इस पोटली के बारे में भूल ही गया। चलो खोल कर देखता हूँ इसमें क्या है। ये तो बस मुट्ठी भर दाने हैं, इससे मेरा क्या होगा। ऐसा कहते हुए दिनेश उन दोनों को अपने खेत में फेंक देता है और फिर अपने घर चला आता है। अगले दिन जब वो अपने खेत में जाता है तो हैरान रह जाता है। खेत गुलाबी गाजर के पौधों से भरा हुआ था और उनमें बड़े बड़े गुलाबी गाजर लटक रहे थे। वाह, ये तो कमाल हो गया। साधु महाराज ने तो मुझे जादुई गुलाबी गाजर के बीज दिए थे। लगता है इस जादुई गुलाबी गाजर की मदद से मैं अपनी हर समस्या का समाधान कर पाऊंगा। जय हो साधु महाराज की, जय हो। उस दिन के बाद से दिनेश की किस्मत ही बदल जाती है। ट्रक भर भर कर उसके गुलाबी गाजर सब्जी मंडी पर जाते थे और सभी लोग गुलाबी गाजर खरीदने के लिए सुबह से लाइन में लग जाते हैं। अरे दिनेश भाई, इन गुलाबी गाजर को लोग इतना पसंद करते हैं कि वो तो इन्हें खरीदने के लिए 2-4 घंटे लाइन पर ही लगे रहते हैं। तुम्हें इसके बीज मिले कहाँ से? इसका राज तो बताओ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। इस तरह जादुई गुलाबी गाजर बेचकर दिनेश के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। साथ ही साथ वो अपना कर्जा भी चुका देता है, एक नया घर लेता है और अपने जैसे गरीब किसानों की मदद करता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मुकेश दुखी होकर दिनेश के घर जाता है। उसके खेत में लगी सारी फसलें खराब होने की वजह से वो बहुत दुखी दिख रहा था।
दिनेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बुरा किया, उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। मेरी सब्जियों की खेती सूखी बंजर जमीन में बदल गई है, जिसकी वजह से अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुकेश, जो हो गया वो हो गया, अब उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, वही मेरे लिए काफी है। पर अब बोलो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? भाई, मैं कर्ज में डूब गया हूँ, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस तरह दिनेश मुकेश की मदद करता है। उस दिन के बाद से मुकेश सुधर जाता है। वो सभी गरीबों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है और उनकी हर तरह से मदद करता है। तिलकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के सबसे आखिर छोर पर था। वहां से शहर जाने में पैदल एक दिन लग जाता था। वहां के लोग अपना सारा काम गांव में ही करा करते थे। गांव में लालचंद नामक का एक इंसान रहा करता था। लालचंद चिकन बेचने का काम करता था। हाँ जी, कितना चिकन दे दूं? अच्छा, 2 किलो, रुकिए अभी देता हूँ। वो अपनी दुकान पर सस्ते दामों में चिकन बेचा करता था, लेकिन वो ये काम इस वजह से कर पाता था क्योंकि उसका एक भाई था, तोलाराम, जो रोज शहर जाने वाली बस पर चढ़कर काम करने गांव से शहर जाया करता था। उसके आने जाने का खर्च उसके शहर में रहने वाले मालिक दिया करते थे, जिस वजह से तोलाराम को आने जाने की कोई समस्या नहीं होती थी। और इसी वजह से लालचंद भी अपने दुकान के लिए चिकन सस्ते दाम में शहर से मंगवा लिया करता था। भाई, जल्दी शहर जा और मेरा काम मत भूलना। लालचंद की दुकान अच्छी खासी चलती थी, मगर उसी गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वो भी चिकन बेचने का ही काम किया करता था। किशोर के पास अपना फार्म था, जिसमें वो चिकन को रखता था और चिकन के साथ साथ अंडे भी बेचा करता था। तोलाराम, तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते होली है, शहर में भी काफी चिकन की मांग होगी। ऐसा करो कि तुम कल ही हमारे ऑर्डर के लिए बात कर लेना। इस बार की होली में ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। और तो और होली की छुट्टी भी हो जाएगी, फिर हमें खुद ही खर्च करके शहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे पहले ही बात करके रखना होगा। तोलाराम अगले दिन ही चिकन का ऑर्डर दे देता है, मगर तोलाराम की अचानक तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लालचंद को लगा तोलाराम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने चिकन के ऑर्डर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मगर होली के एक दिन पहले ही तोलाराम की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं रहता है। तोलाराम से तो बोला तक नहीं जा रहा। वो इस हालत में शहर जाकर मेरा ऑर्डर कैसे ले आ पाएगा? मैं अकेले भी नहीं जा सकता। शहर में कितने चिकन की दुकान होंगे, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा तोलाराम ने किसमें ऑर्डर दिया है? ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इस बार मेरी कमाई कैसे होगी? इधर किशोर अपनी बिक्री के बारे में सोचता रहता है। ये लालचंद हर बार सस्ते दाम में शहर से चिकन खरीद कर बेचता है, जिस वजह से मेरी कमाई आधी से भी ज्यादा कम हो जाती है। मेरे गांव वाले उसी से ही चिकन खरीदते हैं। मेरी खुद की फार्म होने के बावजूद लालचंद की कमाई मुझसे ज्यादा होती है। इधर लालचंद सोच में लगा हुआ था, आखिर जो एडवांस पैसे उस शहर के चिकन वाले को दिया है उसे कैसे चुकाया जाएगा। तभी लालचंद के दिमाग में किशोर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस साल किशोर के फार्म से ही चिकन खरीद लूं? आखिर वो इस गांव का ही है, मुझे तो थोड़ी सस्ती दाम में चिकन बेच ही देगा। ऐसा सोचता हुआ लालचंद किशोर के पास जाता है। किशोर भाई, मुझे तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे थोड़े कम दाम में चिकन बेचे और बिक्री होने पर हम दोनों मुनाफा आपस में बांट लें? किशोर लालचंद की बातें सुनकर समझ गया कि इस साल लालचंद शहर से चिकन नहीं ला पाया है और अब उसके पास उसके यहाँ से चिकन खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है। किशोर इस बात का फायदा उठाता है। क्यों नहीं भाई, आखिर हम दोनों एक ही गांव के हैं और हमारा काम भी एक ही है। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तू मेरी फार्म से ही चिकन खरीद, पर तू खामखा शहर से चिकन लाया करता था। किशोर ने थोड़ा पैसा कम करके लालचंद को बताया। अरे
ये तो अब भी मेरे शहर वाले दाम से काफी ज्यादा है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है, मुझे यही खरीदना होगा। लालचंद वही महंगी चिकन खरीदकर अपने दुकान पर बेचने लगता है, पर उससे उसका जितना मुनाफा हुआ उतने में वो बस शहर में एडवांस वाले पैसे जुटा पाया। क्यों भाई लालचंद, तूने तो मुझे मुनाफा का एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने तुम्हें औरों से कम दाम में इसीलिए तो बेचा था। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही बेचता। वैसे भी इस साल सिर्फ मेरे पास ही चिकन थे। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरी तो खुद की कमाई नहीं हो पा रही है। तोलाराम की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है जो वो शहर जा सके। कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं जुटा पा रहे हो, तुम मेरे ही दुकान से चिकन खरीदा करो। लालचंद के पास किशोर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर किशोर इतनी महंगी चिकन बेचता था जिस वजह से लालचंद और कर्ज में जाए जा रहा था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसका कर्ज कम हो सके। अब तो इतनी ज्यादा कर्ज हो गई कि मैं चाहकर भी कहीं और से चिकन नहीं खरीद सकूंगा। उसी दिन तोलाराम से मिलने उसका शहर का दोस्त ज्ञान आया। वो अपने साथ चिकन मोमो लाया था। ले भाई तोलाराम, ये खा तेरी पसंदीदार चिकन मोमो और जल्द से जल्द ठीक हो जा। ये कौन सी चीज है ज्ञान? लालचंद जी, ये चिकन मोमो है। इसकी शहर में बहुत मांग है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा चिकन और मैदा और इसे भाप में पकाकर बनाओ और बेचो। इसकी बहुत कमाई होती है। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो गांव में बनाने लगे तो इसकी बहुत मांग होगी, और इसमें तो चिकन भी ज्यादा नहीं चाहिए। लालचंद अब किशोर से कुछ ही चिकन खरीदता था और अपने दुकान पर जाकर चिकन मोमो बनाता था और लोगों को बेचता था। गांव के सभी लोगों के लिए चिकन मोमो बिल्कुल ही नई चीज थी। सारे गांव वाले रोज चिकन मोमो खरीदने लगे और खाने लगे। लालचंद की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रोज काफी ऑर्डर देते चिकन मोमो के लिए। अब लालचंद की वापस से तरक्की देखकर किशोर को जलन होने लगी। ये लालचंद मेरी बिक्री कम करने की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय ले ही आता है। अब मुझे लगता है कोई और तरकीब लानी होगी। अब जब वापस लालचंद किशोर के पास चिकन लेने गया, उसे पता चला अब किशोर उसे चिकन देने से इनकार कर दिया। भाई मुझे माफ करना, वो आजकल शहर से बहुत ऑर्डर आ रही है और मेरी चिकन बिक जा रही है। लालचंद ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो दुखी होकर घर आता तो देखता है ज्ञान वहां आया था, और जब से ज्ञान ने लालचंद को चिकन मोमो के बारे में बताया है, वो रोज ज्ञान और उसके परिवार के लिए चिकन मोमो दिया करता था। उस दिन लालचंद की उदासी भरे चेहरे को देखकर ज्ञान उसे कारण पूछता है। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? लालचंद ज्ञान को सारी बातें बताता है। एक काम कर, तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। ज्ञान लालचंद को एक मंत्र बताता है। जब भी तू चिकन मोमो बनाने जाएगा, तब मैदा सानते वक्त ये मंत्र पढ़ देना। तुम्हारी चिकन मोमो तैयार हो जाएगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ये मंत्र तुम्हारे साथ अच्छे से काम करेगी। ये मंत्र ज्ञान को एक बाबा ने बताई थी कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनके काम में ये मंत्र उनकी मन मर्जी की तरह काम करती है। लालचंद ने ऐसा ही किया। वह मन में सोचता चिकन मोमो का और मैदा तैयार करते वक्त मंत्र पढ़ता और उसके सामने जादुई चिकन मोमो आ जाती थी। ऐसे ही अब लालचंद रोज चिकन मोमो बनाता और बेचता। अब उस पे किसी का कोई कर्ज नहीं था। अब वो खुशी खुशी जादुई चिकन मोमो बनाता और गांव के सभी लोगों में बेचता था। शिवपुरा नाम के गांव में दीक्षा अपने पति पलाश के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा मैंगो शेक का दुकान था। गरीब होने की वजह से दीक्षा और पलाश दोनों मिलकर मैंगो शेक बेचकर अपना घर चलाते थे। चलिए, दुकान खोलने का समय हो गया है। दीक्षा, कितनी मेहनत करते हैं हम, क्या भगवान हमारी परिस्थिति कभी ठीक नहीं करेंगे?
भगवान ही जाने कब सही करेंगे वो। और वैसे भी सही तो तब होगा ना जब हमारे दुकान पर लोग मैंगो शेक पीने आएंगे। सभी ग्राहक कोमल की दुकान पर जाते हैं, पता नहीं उसके मैंगो शेक में ऐसा क्या जादू है। मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही दीक्षा की दुकान पर आते थे, क्योंकि सारे ग्राहक दीक्षा की दुकान के सामने बने कोमल की दुकान पर ही चले जाते थे। पर फिर भी दोनों अपना घर चलाने के लिए दुकान को पूरा मन से खोलते हैं, इस उम्मीद में कि आज ग्राहक अच्छी हो जाएगी। यहाँ वहाँ मत जाओ, मैंगो शेक पियो और तरोताजा हो जाओ। अरे दीक्षा भाभी, एक ग्लास मैंगो शेक पिलाओ तो। जब तक आपके हाथ का मैंगो शेक गले से नहीं उतरता, शरीर को चैन नहीं आता। एक तू ही तो है राजू, जो रोज आता है मैंगो शेक पीने। दीक्षा राजू को मैंगो शेक दे ही रही थी कि तब एक अचानक एक साथ बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, आज तो अच्छी खासी शुरुआत हुई है। बड़े दिनों के बाद लगता है हमारे दिन पलटने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी। दीक्षा की दुकान चल पड़ी। कई सालों की मेहनत अब रंग लाती दिख रही थी। यहाँ के मैंगो शेक वाला स्वाद तो कहीं नहीं है। कल ही पहली बार पिया है और मैंगो शेक पीकर मजा ही आ गया। कोमल अपनी दुकान के ग्राहकों को दीक्षा की दुकान में जाता देख मन ही मन जलने लगी। तभी कोमल मन में कहती है, बड़ी तेज बन रही है, अभी इसके होश ठिकाने लगाती हूँ। कोमल छुपकर दीक्षा की दुकान पर जाती है और उसके मैंगो शेक में नमक मिला देती है। उसके कुछ ही देर बाद एक आदमी मैंगो शेक का ग्लास फेंकते हुए कहता है, अरे ये क्या है? पैसे लेकर उल्लू बनाते हो? क्या घटिया मैंगो शेक है, गलती कर दी यहाँ आकर। उसे ऐसा कहता देख वहां बैठ सभी कस्टमर भी चले जाते हैं। सभी कस्टमर को जाता देख कोमल खुशी से ही मुस्कुराने लगी। बड़े खुश थे तुम लोग, क्यों? कैसा लगा? ऐसा होते देख दीक्षा को समझने में देर नहीं हुई कि ये काम किसी और का नहीं, कोमल का ही है। वो भागते हुए कोमल के पास जाती है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है तुमने ही मैंगो शेक में नमक मिलाया है। हाँ, अब मेरे सामने कोई आगे बढ़े ये मैं कैसे देख सकती थी? और हाँ, प्यार से समझा रही हूँ, कल से दुकान खोलने की गलती भी मत करना, समझी? तुम इसकी बातें मत सुनो दीक्षा, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ये कोमल अपने गुंडों को आवाज लगाती है, रंगा, इन लोगों के जरा होश ठिकाने लगाना तो। रंगा पलाश को बहुत बेरहमी से पीटता है। क्यों मार रहे हो मेरे पति को? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अभी तो कुछ किया ही नहीं है, कल अगर दुकान खोलते देख लिया तो और भी हालत खराब कर दूंगी। याद है आपको, ये मैंगो के पेड़ 8 साल पहले हमने लगाए थे, आज कितने बड़े हो गए। परसों ही पहली बार इनको मैंगो तोड़कर मैंगो शेक बनाया और ग्राहक भी इतनी बढ़ गई, और आज ये सब खत्म हो गया। ये काम अब बंद करना पड़ेगा। तभी वहाँ किसी की बोलने की आवाज़ आने लगी। पलाश और दीक्षा, तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक से आई आवाज़ से दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हैरानी से इधर उधर देखते हैं। डरो मत, मैं जादुई मैंगो का पेड़ हूँ। दीक्षा और पलाश दोनों कुछ ना बोलते हुए जादुई मैंगो के पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दीक्षा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई मैंगो दूंगी जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, तुम्हारी दुकान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तुम सच में जादुई पेड़ हो, पर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है कि किस तरह तुम दोनों अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, मेरी खूब देखभाल करते हो। तुम दोनों बहुत ही सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना जादुई मैंगो देना चाहती हूँ। इतना कहते ही पेड़ से एक जादुई मैंगो नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर दीक्षा पलाश खुश होकर एक साथ अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जब दुकान खोलने आते हैं तो देखते हैं कि कोमल का दुकान बंद है, जिसके कारण फिर से सारी भीड़ दीक्षा की दुकान में उमड़ पड़ती है। जादुई मैंगो के करामती से कुछ दिनों तक उनकी दुकान पर खूब भीड़ रही और लोगों ने भी जमकर मैंगो शेक पिया। ये जादुई मैंगो तो वाकई जादू पर जादू दिखा रहा है।
हाँ, तुमने सही बोला। सुबह से कुछ ना कुछ अच्छा होता ही जा रहा है। अरे, सब हो रहा है, और सब हो रहा है इस जादुई मैंगो की वजह से। दीक्षा और पलाश का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। पर एक हफ्ते बाद ही कोमल फिर से दुकान खोलती है और इस बार वो कई कोशिशों के बाद भी उनके दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये सब क्या हो रहा है और कैसे? मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर इस दीक्षा का ही कुछ किया धरा होगा। दीक्षा पर नजर रखने की जरूरत है। अगली सुबह ठीक 4 बजे कोमल दीक्षा और पलाश के पीछे जाती है और उन्हें जादुई पेड़ से बातें करते देख लेती है। ये लो मेरी प्यारी जादुई मैंगो का पेड़, पानी पियो। दीक्षा जादुई मैंगो से बातें कर रही थी और पीछे से कोमल ये सब छिपकर देख रही थी। अच्छा, ये सब जादुई मैंगो पेड़ का कमाल है। दीक्षा के वहां से जाते ही कोमल रोते हुए पेड़ के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भगवान? लगता है अब ये जीवन ही किसी काम का नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और ये लो जादुई मैंगो, इसकी मदद से तुम खूब अच्छे काम करो। तभी जादुई मैंगो पेड़ से गिर जाते हैं, जिसे लेकर कोमल अपनी दुकान पर लौट आती है। वो जादुई मैंगो मुझे बहुत सारे पैसे दो और दीक्षा का दुकान चला दो। कोमल के ऐसा कहते ही मैंगो 3 मुंह वाले सांप में बदल जाते हैं। भागो भागो, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भागते हुए कोमल दीक्षा के पास जाती है। दीक्षा, मुझे बचा लो। मेरी लालच के कारण जादुई मैंगो सांप में बदल गया है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। दीक्षा ने जब 3 मुंह वाले सांप को देखा तो वो समझ गई ये जरूर उन जादुई मैंगो का ही जादू है। दीक्षा ने हाथ जोड़ते हुए मन से कहा, ए मेरी प्यारी जादुई मैंगो, कोमल से गलती हो गई, उसे इस बार के लिए माफ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दीक्षा के इतना कहते ही 3 मुंह वाला सांप वहां से गायब हो गया। कोमल भी इस घटना के बाद अब पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और दीक्षा ने उसे माफ़ करते हुए अपने गले से लगा लिया। अब वो तीनों मिलकर जादुई मैंगो शेक का दुकान चलाते हैं।